Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 5 that is Women Change the World कि महिलाओं ने दुनिया में बदलाव लाया. It is the fifth chapter from the class 7 social science book. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से किसी भी तरीके का पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. ओके बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 5 दैट इज वुमेन इन द वर्ल्ड. तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क. तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे औरतों के काम को जो वो घर पे करती है उसको अच्छा सही तरीके से काम नहीं समझा जाता है उसको. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. ठीक, तो जैसे घर के काम होते हैं जैसे वो एक फुल टाइम जॉब की तरह होता है, चाहे किसी का ख्याल रखना हो बच्चों का या फिर बड़ों का, और या किसी भी तरीके का काम हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, इस तरीके का भी काम है. तो एक फुल तरीके का काम है क्योंकि उसको उस काम का ना शुरुआत होने का समय होता है और ना अंत होने का. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम. इस चैप्टर में हम लोग घर से बाहर के काम देखेंगे जो औरतों के द्वारा किया जाता है, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमेन. और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ ऐसे काम हैं जो पुरुषों के लिए ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू द वुमेन. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. हम लोग इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि कैसे औरतें जो है वो महिलाएं जो है वो अपने इक्वालिटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. शिक्षा का अधिकार पहले भी था और मतलब पहले कम था लेकिन अब के समय में भी जो है ये नया मौका प्रदान करता है महिलाओं को ताकि उनका भविष्य जो वो बढ़िया हो सके. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination in more recent years. और ये जो चैप्टर है खास करके उन सब चीजों पे ध्यान देगा, उन एफर्ट्स उन प्रयासों पे ध्यान देगा कि महिलाओं के द्वारा जो मूवमेंट आंदोलन चलाए गए हैं तो उसमें उनके द्वारा जो भेदभाव झेला जाता आया है तो उस चीज के बारे में बताया जाएगा बच्चों. ओके, तो हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है. हु डज दैट वर्क? ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग. फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स. जिसमें तुम लोग ड्राइंग करना बच्चों खुद से. See what images your class drew by filling in the table given. टेबल बिलो. सी व्हाट इमेज योर क्लास डू. ठीक है, तो तुम्हारे अपने दोस्तों का भी देखना है कि उन लोगों ने क्या क्या इमेज बनाया है. एड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेजेस सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन. व्हाट इज टू बी एड. ठीक है, सो दीज आर द कैटेगरी विच हैव्स टू बी ड्रॉन. इन सारे कैटेगरीज को ड्रॉ करना है तो फिर अपने दोस्तों से भी मिलाना है. किसने अगर टीचर का बनाया तो किसने मेल का टीचर बनाया, किसने फीमेल टीचर बनाया है. फार्मर बनाया तो किसने मेल फार्मर बनाया, किसने फीमेल फीमेल फार्मर बनाया. तो इस तरीके से इसमें काउंटिंग भी करना बोलो बच्चों लोग. ओके, आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मेन देन वुमेन. क्या उसमें पुरुषों का जो इमेज है, चेहरा जो बनाया गया है वो औरतों की तुलना में ज्यादा है. इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मेन देन वुमेन. किन कामों में पुरुषों का चेहरा है जो वो महिला के चेहरे से की तुलना में ज्यादा था, किन कामों में. ओके, ये ध्यान रखना. हैव ऑल द नर्सेस बीन ड्रॉन एज फीमेल्स. वाई. और जो नर्स वाला कैटेगरी है जिसमें नर्स का इमेज बनाया गया तो उसमें अधिकतर ने या सबके सब ने सिर्फ फीमेल को ही क्यों बनाया, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है. आर देयर फ्यूअर इमेजेस ऑफ फीमेल फार्मर्स, इफ सो वाई. और अगर फीमेल किसान भी बने तो उसमें क्या फीमेल फार्मर्स जो है वो कम है, तो ऐसा है तो क्यों. इन सारे सवालों का हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में जवाब. तो यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है कि 83, और इस इमेज का जो डिटेल दिया हुआ है 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क. और तो ये जो रिपोर्ट है एक 2004-2005 का, आज से 20 साल पहले का रिपोर्ट है कि 83.6% ऑफ वुमेन जो है इंडिया में वो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज्ड है. देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. उनका जो काम है पौधा लगाना, खरपतवार को उखाड़ना, खेती में खेती बाड़ी करना, और थ्रेशिंग मतलब अनाज को भी जो बीज निकालना उसमें से अनाज निकालना. Yet when we think of a farmer, we only think of a man. लेकिन हम लोग तब भी अगर किसान के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ पुरुष के बारे में सोचते हैं. रोजी मैम्स क्लास हैज 30 चिल्ड्रन. तो एक रोजी मैम है जिनके क्लास में 30 बच्चे हैं. शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट. उन्होंने ये एक्सरसाइज किया था कि इन सारे कैटेगरीज को जो है ड्राइंग बनाना था. तो रोजी मैम ने अपने क्लास के बच्चों को दिया था ड्राइंग बनाने के लिए, तो उनमें से बच्चों ने बनाया इतने इमेजेस. हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विद रोजी मैम्स क्लास एक्सरसाइज. तो बच्चों अपने क्लास के भी रिपोर्ट को इन रोजी मैम की रिपोर्ट से इसको कंपेयर करना. फर्दर हमारा पहला टॉपिक है फियर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, फियर अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके कम है
और उम्मीद भी कम है, ठीक है। रिजिड एक्सपेक्टेशंस मतलब कि ठीक है, संभावनाएं, एक्सपेक्टेशन मतलब जो संभावनाएं हैं वो मजबूत हैं कि आगे जो है वो महिलाओं के लिए जो भी एक्सपेक्टेशन है वो रिजिड है कि वो बढ़िया से बना रहे, और लेकिन मौके कम है। फर्दर अब चैप्टर स्टार्ट होता है कि लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेस। तो रोजी मैम के क्लास में अधिकतर बच्चों ने वो जो नर्स बनाए वो वुमेन को ड्रॉ किया, एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स, और मेन को आर्मी ऑफिसर के रूप में ड्रॉ किया। The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs। और इसके पीछे का ये कारण है क्योंकि सबको यही लगता है कि घर के बाहर भी औरतें जो कुछ खास काम है जो वो घर के अंदर करती हैं, तो उसी तरीके का काम वो बाहर भी करने में बेहतर रहेंगी। For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वुमेन जो है वो बहुत बेहतर नर्स बनती हैं क्योंकि वो उनके अंदर धैर्य बहुत होता है और वो बहुत विनम्र से पेश भी आती है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली, और ये वुमेन के रोल से फैमिली में भी जुड़ा हुआ है। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things। और ये भी ऐसा माना जाता है कि टेक्निकल माइंड चाहिए साइंस के लिए, जो कि लड़कियों और औरतों में ऐसा दिमाग नहीं है, तो ऐसा अभी तक का मानना है। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, तो जो बहुत सारे लोग जो है इस तरीके की पुरानी प्रथाओं में, स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो गया पुरानी प्रथाओं में और पुरानी सोच में, ठीक है। तो इस तरीके की पुरानी सोच में बहुत सारे लोग कम ऐसा मानना है। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। नहीं तो बहुत सारे लड़कियों को वो मौका नहीं मिलता है जितना लड़कों को मिलता है, और लड़कों की तरह जितना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका उनके पास होता है, तो उतना मौका लड़कियों के पास नहीं होता है। In most families, once girl finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life। ठीक है, जैसे ही लड़कियों का स्कूल खत्म होता है तो अधिकतर परिवार में उनको शादी करा दिया जाता है। उनका मेन उद्देश्य वही रहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद शादी करा दिया जाए। तो ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, इस तरह का कोई स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए एक स्टोरी है यहाँ पे। इंजन ड्राइवर्स आर मेन, ठीक है। इंजन ड्राइवर्स बच्चों तुम लोगों ने ट्रेन में देखे होंगे कि अधिकतर जो है वो पुरुष ही होते हैं। बट 27 year old लक्ष्मी लाकड़ा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगेन टू चेंज थिंग्स। तो ये झारखंड की एक 27 year old लेडी है जिनका नाम है लक्ष्मी लाकड़ा। तो इन्होंने इन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा। शी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, और ये नॉर्दर्न रेलवेज के लिए पहली इंजन ड्राइवर है। Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure their children got an education। लक्ष्मी के पेरेंट्स वो लोग लिटरेट नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो लोग खेती बाड़ी का काम में जानकार तो थे, ऐसा तो नहीं कि लिटरेट नहीं थे। दे वर नॉलेजेबल इन देयर फील्ड्स, बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मेनी हार्डशिप्स। लेकिन तब भी खेती बाड़ी में कितना कमाई है कितना नहीं कमाई है, जो किसानी से जुड़े हुए हैं और जिनके पास अगर कम जमीन है किसानी में भी, तो वो लोग और अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें कितना परेशानी है और कितना संघर्ष है। सो दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मेनी हार्डशिप्स टू मेक देयर चिल्ड्रन गॉट टू एजुकेशन। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही परिश्रम और बहुत ही संघर्ष भी किया। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। लक्ष्मी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। और स्कूल में होने के बावजूद भी ये घर के कामों में मदद करती थी और इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा काम किया करती थी, क्योंकि अगर इसको अगर बनना भी था या इंजन ड्राइवर टाइप का, तो शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने पढ़ाई की और फिर डिप्लोमा का डिग्री हासिल किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt। और पहली ही बारी में उसने रेलवे बोर्ड एग्जाम पास करके, डिप्लोमा करके रेलवे बोर्ड एग्जाम पास करके इंजन ड्राइवर बन गई। लक्ष्मी says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it। तो लक्ष्मी का ऐसा मानना है, वो ऐसा कहती है कि इनको चुनौतियां पसंद हैं और जैसे ही कोई कहता है कि ये काम लड़की नहीं कर सकती तो उसके लिए तुरंत भाग जाती है कि वो लड़की करके दिखा के रहेगी। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी को ये सब चीजें अपने जीवन में करना पड़ा है। When she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver। तो जब उसने डिप्लोमा मतलब पढ़ाई तो कर ही रही थी, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स जब चूज किया था तब भी उसको बहुत सारे चीज सुनना पड़ा था। और उसने जब मोटरसाइकिल चलाया था पॉलिटेक्निक के समय में पहली बार तब भी, और जब उसको इंजन ड्राइवर बनने के लिए जो इसने जो सोचा तो तब भी इसको बहुत सारा सुनना पड़ा। हर फिलॉसफी इज सिंपल। उसका ये जो फिलॉसफी यानी जो ज्ञान या फिर आदर्श जो भी मान के चलिए वो बहुत आसान है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माय पेरेंट्स, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय चॉइस। तो इसका ऐसा मानना है कि ये जब तक अपने किसी को नुकसान किए बगैर मस्ती कर रही है या फिर डूइंग वेल हेल्पिंग माय पेरेंट्स अच्छा कमा रही है और सिर्फ पैसा दे पा रही है, पेरेंट्स को हेल्प कर पा रही है उधर से, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय चॉइस। तो फिर अपनी मर्जी की जिंदगी क्यों नहीं जीऊं।
सो दिस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल वुमेन फीचर सर्विस। ये नीता लाल के द्वारा लिखा गया एक किताब है, तो उसमें से इसको लिया गया है। Further, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them। तो ये समझने की बात है, जरूरी है कि हम लोग उस समाज में रह रहे हैं जहाँ हर बच्चे के ऊपर दुनिया की ओर से या फिर समाज की ओर से कोई ना कोई दबाव जरूर बना होता है। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन फेस टू प्रेशर। तो इसलिए उस दबाव को तुम लोगों को अपने सर से उठा करके हल्का करके रखना रहेगा अपने सर को बच्चों, तभी पढ़ाई में भी और अच्छे से ज्यादा चीज दिमाग में डाल पाओगे। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, और कभी कभार तो ये अपने जो बड़े होते हैं तो उनकी तरफ से भी दबाव पड़ता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, और कई बार ऐसा होता है कि दोस्त लोग ही हमें छेड़ने के तौर पे कह देते हैं कुछ ऐसी चीजें जैसा प्रेशर लगने लग जाता है। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी, लड़कों के ऊपर दबाव दिया जाता है कि उनको उस तरीके का काम खोजना पड़ेगा जिसमें अच्छा पैसा मिले। They are also teased and bullied if they do not behave like other boys, और अगर कोई लड़का दूसरे लड़कों की तरह बिहेव बर्ताव नहीं करता है तो उसको तंग भी किया जाता है, उसको छेड़ा भी जाता है। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। तो तुम पिछले क्लास में ऐसा पढ़ना था कि लड़कों को सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, इस तरीके की चीजें। ओके, तो here एंड है कि रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन इमेज द्वारा एक स्टोरी है यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है। इफ यू वर जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई। तो जेवियर अगर तुम होते तो तुम कौन सा विषय चुनते और क्यों। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो तुम्हारे अपने पर्सनल अनुभव पे और ऐसा कौन कौन सा प्रेशर है जो लड़कों को झेलना पड़ता है। तो बच्चों लोग अपना ग्रुप एक्टिविटी भी करना, नहीं तो सोलो भी लिख करके कॉपी में इसको बना सकते हो। फर्दर अभी ये स्टोरी जो है, जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ हिज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। जेवियर जो अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से खुश था। तो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट हाई, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। लेकिन जो ये इसकी जो भी मार्क्स था साइंस और मैथ में वो कम था, ज्यादा नहीं था, फिर भी वो बाकी के सब्जेक्ट्स में अच्छा किया था, जैसे हिस्ट्री हो गया और लैंग्वेज हो गया। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all। जब उनके माता पिता ने उसके रिजल्ट को देखा तो उसके वो ज्यादा खुश नहीं है उसके रिजल्ट को देख करके। My goodness Xavier, you have managed only 65% in maths, your marks in physics are low too। तो इसको मैथ में 65% आया, फिजिक्स में भी कम आया है। तो I know mama, but it's okay because I don't want to make maths or science, take maths and science। क्योंकि तो क्या 10th का रिजल्ट है, क्लास 10th का रिजल्ट है, तो वो आगे मैथ और साइंस लेना नहीं चाहता था या लेना नहीं चाहता होगा शुरुआत से, इसलिए शायद उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैथ में भी कम आ गया होगा। तो ये मैथ और साइंस लेना नहीं चाहता था। आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री, इसको हिस्ट्री पढ़ना था। ओके बच्चों, लेकिन इस बेसिस पे अगर तुम लोग किसी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हो तो नंबर कम आ जाता है, तो उसको उस चक्कर में मत पड़ना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सारे सब्जेक्ट में अच्छा रहना, सब में अच्छा अच्छा नंबर लाने की कोशिश करना। ओके, अब आगे स्टोरी में है, वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री। तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुमको एक अच्छी नौकरी पानी रहेगी। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज नो स्कोप, हिस्ट्री उसमें मदद नहीं कर पाएगा और उसका कोई स्कोप नहीं है। तो बच्चों, जिसने अगर आईएएस आईपीएस अगर बारे में अगर सुना है तो उसमें हिस्ट्री बहुत लोग चुनते हैं बनने के लिए। ठीक है, तो अभी से ये सब चीजें बता दूं ताकि आगे चल करके कभी अगर दिमाग में आए तो सब चीज पढ़ सको। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो उसमें बहुत सारा हेल्पफुल रहता है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। अब जेवियर को इस स्टोरी में जेवियर को मैथ और साइंस पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर्स साइड बाय साइड। ठीक है, तो मैथ लो, सेंसिबल बनो और कंप्यूटर भी साइड में पढ़ सकते हो। तो जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज वेरी गुड। तो ये जेवियर के पिताजी बता रहे हैं कि कंप्यूटर का जो जॉब मार्केट है वो आगे भविष्य में अच्छा रहेगा, लेकिन जेवियर को हिस्ट्री लेना है। तो इन्हीं सवालों का जवाब है, जैसे कि अगर तुम जेवियर की जगह होते तो तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करते और क्यों चूज करते। तो ये अपने से जवाब देना इसका, या अगर क्लास में डिस्कशन होता है तो उसको भी कंटिन्यू करना। ऑलराइट, सो हियर इज एन इमेज इज गिवन। Ramabai, that is from 1858 to 1922, shown above with her daughter। तो यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है रामाबाई का उनकी बेटी के साथ में। चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, तो इन्होंने कारण दिया था कि औरतों को शिक्षा क्यों जरूरी है। शी कॉज चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा अपने पेरेंट्स से। शी वॉज गिवन द लिटिल पंडित टाइटल पंडित। ठीक है, उनको पंडित का टाइटल दे दिया गया था बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो लिख सकती थी और पढ़ सकती थी संस्कृत को। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन, देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। और उस समय में 1858 का बात किया जा रहा है, 1922 के बीच में उनका डेथ हो गया था। उस समय में जहाँ पे औरतों को शिक्षा का बिल्कुल भी कोई नहीं सोच सकता था, तो उस समय में उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल की थी कि उनको पंडित का उपाधि मिल चुका था, टाइटल मिल चुका था। She went on to set up a mission in खेड़गांव near पुणे in 1898। ये तो वो 1898 में उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था खेड़ागांव में, where widows and poor women
वर इनकरेज्ड नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट, जहाँ पे विडोज को, जो विधवाएं होती हैं और जो गरीब औरतें थी, उनको प्रोत्साहन किया जाता था और उनको पढ़ने के लिए आजादी दी जाती थी कि वो भी वहां पे आकर के उनसे जुड़े, पढ़ाई में ध्यान दे वो भी। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। ओके, तो पढ़ाई के अलावा, लिखने और बोलने के अलावा, पढ़ने के अलावा उन लोग को और भी स्किल सिखाए जाते थे। जैसे कारपेंट्री, लकड़ी का काम हो गया, और फिर प्रिंटिंग प्रेस चलाना। स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे, और ये स्किल्स जो है, जैसे लकड़ी का, बढ़ई का काम हो गया, तो सब लड़कियां आज के समय में भी नहीं सिखाया जाता उन लोग को, या वो लोग उतनी जुड़ने का भी कोशिश नहीं करती है, तो इस तरीके से तो वो उस समय में सिखा रही थी रामाबाई। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर। रामाबाईज मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। तो ये रामाबाई का जो मिशन था वो अभी भी चल रहा है, और ये जो इमेज दिया हुआ है प्रिंटिंग प्रेस का, ये इन्हीं के मिशन का एक पार्ट का है, प्रिंटिंग प्रेस का, जहाँ पे फीमेल्स जो है वो वर्क सीख रही हैं रादर देन सिर्फ घर के कामों को। फर्दर लर्निंग फॉर चेंज, ठीक है, तो बदलाव लाने के लिए क्या क्या सीखने की जरूरत है, या क्या क्या सीखना पड़ा पहले भी। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना वो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. ठीक है, तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों से जुड़ रहे हैं हर साल, तो हम ये जान रहे हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, हर समय के लिए। Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. ठीक है, तो आज के समय में ये सोचना ही बहुत मुश्किल है कि स्कूल या फिर कुछ सीखना, ठीक है, वो आउट ऑफ बाउंड्स यानी पहुंच से दूर हो सके, और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, या फिर किसी बच्चे के बस की बात ना रहे, ठीक है, तो सीखने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए, तो हर बच्चा जो उसको स्कूल का शिक्षा मिल सके या कुछ भी सीखना चाहे तो वो सीखने का मौका मिल सके, तो ये किसी उनके बस के बाहर ना रहे। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू, ठीक है, लेकिन पास्ट में, बीते समय की बात है, तो उस समय में क्या है कि लिखना और पढ़ना जो है बहुत कम ही लोगों को पता था। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वो काम सीखते थे जो उनके घर में जो बड़े किया करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स, वहीं गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए घर का सिचुएशन जो और ज्यादा खराब था। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट, तो वैसे भी समुदाय थे जहां पे लड़कों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता, लड़कियों को अल्फाबेट तक का ज्ञान नहीं दिया गया था। Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. तो उन परिवारों में जहाँ पे स्किल वाले लोग रहते थे, जैसे पॉटरी हो गया, मतलब बर्तन बनाना, वीविंग कपड़े बुनना, और क्राफ्ट से रिलेटेड जहाँ पे हुआ करते थे, या फिर सिखाए भी जाते थे, तो वहाँ पे भी औरतों को, बेटियों को और औरतों को जो सपोर्टिव रोल की तरह माना जाता था, मतलब उनको पूरा काम नहीं सिखाया जाता था, बस एज ए हेल्पर। फॉर एग्जाम्पल, इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, तो पॉटरी के ट्रेड में, जैसे बर्तन बनाने का ट्रेड हुआ करता था जो, तो उस ट्रेड में क्या कि वो लोग मिट्टी तो लाती थी, और उसको मिट्टी को मिला करके, जैसे जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए उसको भी पानी में सही मात्रा में मिलाना होता है, तो उस तरीके से मिट्टी बना तैयार कर देती थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, लेकिन वो चक्की नहीं घुमाती थी जिसपे बर्तन को तैयार किया जाता था, तो इसीलिए उन्हें पॉटर्स नहीं कंसिडर किया जाता था, दे वर जस्ट एज सपोर्टिव रोल। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. ठीक है, 19th century में, तो ये रामाबाई का कहानी देख रहे हो बच्चों तुम लोग भी यहाँ पे, तो रामाबाई का कहानी जो है ये 1858 से 1922 के बीच का है। तो 19th century में जो है, तो एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में और सीखने के क्षेत्र में बहुत सारे आइडियाज जो है वो अलग अलग कंट्रीज में भी और अपने देश में भी इमर्ज हो रहे थे। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. तो ये 19th सेंचुरी में स्कूल जो है बहुत कॉमन हो गए थे, और वो कम्युनिटीज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, वो लोग भी अपने बच्चों को अब स्कूल भेजने लग गए थे। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, तो 19th सेंचुरी में जहाँ पे सब बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, लेकिन लड़कियों को पढ़ना लिखने के लिए अभी बहुत अपोजिशन था, मतलब लोग विरोध करते थे। Yet many women and men made efforts to open school for girls, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पुरुष और महिलाएं थी जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और अभी भी उनका स्कूल चल रहा है। वुमेन स्ट्रगल्ड टू लर्न एंड रीड एंड राइट, औरतों ने बाद में चल करके पढ़ना और लिखना सीखा। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रास सुंदरी देवी 1800 to 1890 हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल। ये तो ये 90 साल के दौरान में रास सुंदरी देवी, जिन्होंने
जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था सम 200 ईयर्स अगो। ओके, देख रहे हो ना बच्चों, ये 1800 के समय का बात है, आज से 225 ईयर्स अगो। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। तो जब वो 60 साल की हो गई थी तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में, अपनी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया अपनी आत्मकथा, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी बांग्ला में। हर बुक टाइटल्ड आमर जीबान, जीवन, ठीक है, तो अपना जीवन के बारे में उन्होंने लिखा 60 साल की उम्र में। इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, और ये पहला ऐसा ऑटोबायोग्राफी माना जाता है जिसे किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये 1800 के समय, यानी जब अंग्रेज आना शुरू हो गए थे, ट्रेडिंग चल रहा था उस समय, मतलब ऑक्यूपेशन नहीं हुआ था इंडिया का। राष्ट्र सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। तो राष्ट्र सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउस वाइफ ही थी, लेकिन वो बहुत ही अमीर परिवार की, जमींदार की, ओके, लैंडलॉर्ड्स के परिवार से आती थी, जमींदार के परिवार से आती थी। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. तो उस समय में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने पति के लिए बुरा नसीब, बुरा किस्मत लेके आ जाएगी, तो और जिसकी वजह से वो विधवा हो सकती है। तो इसलिए उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर, तो ये स्टीरियोटाइप्स बनने लग गए थे ताकि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से जोड़ा ना जा सके। डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी होने के बाद भी सीक्रेटली पढ़ना और लिखना सीखा। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। तो सुबह में सूरज निकलने से पहले ही वो अपना काम शुरुआत कर देती थी, जिसमें समय निकाल करके सीक्रेटली पढ़ना लिखना का भी काम सीखना होता था, और रात तक, ठीक है, आधी रात मिडनाइट तक वो लोग जाग करके अपना सारा काम भी करती थी और पढ़ाई लिखाई का भी काम सीखती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, बीच में कभी आराम नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और जब ये सब चीज सीख रही थी तो उनका वो बस 14 साल की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, ठीक है, आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग मतलब कि बहुत ही पुरानी लालसा थी इनकी, पढ़ाई लिखाई के बारे में जो सीखना था इनको, तो बहुत ही पुरानी लालसा थी। इट वॉज अ ग्रेट लॉन्गिंग। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। मुझे पढ़ना सीखना था, आई वुड लर्न टू रीड, और मैं रीड करूंगी एक रिलीजियस यानी धार्मिक कथा को। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। तो ये जो राष्ट्र सुंदरी देवी जो थी, तो ये अनलकी थी क्योंकि उस समय में 1800 के दौरान में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से दूर ही रखा जाता था। अगर बच्चों आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। एज इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, औरतों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता, तो वो पढ़ी लिखी नहीं रहती थी उस समय में। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स। तो बाद में मतलब कि उस समय तो मजबूरी रही होगी, पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और इन्होंने खुद से सीखा सीक्रेटली, तो ये अपने विचारों को फिर से जगाएं कि काम पढ़ाई लिखाई सीखना ही रहेगा। व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या गलत है। वुमेन डू नॉट रीड, औरतें जो वो नहीं पढ़ती हैं। हाउ विल आई डू इट, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। देन आई हैड अ ड्रीम, तब उनको एक सपना आया। आई वॉज रीडिंग द मनुस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। ओके, इट इज रिटन चैतन्य भागवत। उनको एक सपना आया था कि एक मनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखी किताब पढ़ रही थी जिसका नाम था चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ अ सेंट। ओके, एक साधु की जीवन। लेटर इन द डे एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, तो उसी दिन जब वो खाना बना रही थी किचन में, आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, तो मैंने अपने हस्बैंड को सुना अपने बड़े बेटे से बोलते हुए, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन। तो अपने हस्बैंड को, अपने बड़े बेटे को बोलते हुए सुना कि बिपिन, मैंने अपने चैतन्य भागवत को यहाँ पे रखा है, और जब मैं इसे मांगूंगा तो इसे मेरे पास ले आना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, उन्होंने अपनी किताब वहां पे छोड़ी और वहां से चले गए। When the book had been taken inside, जब किताब को बिपिन या फिर जहां भी रखना था तो उसने वहां पे रख दिया। I secretly took out a page and hid it carefully, तो जो राष्ट्र सुंदरी देवी जो थी उसमें से एक सीक्रेटली एक पेज निकाल लिया उसे और कहीं पे छुपा दिया, छुपा करके केयरफुली छुपा दिया उसे। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। ये भी एक उसमें से काम बन गया था कि उसको छुपा करके रखना, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि इसके पास क्या है। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट्स एट दैट टाइम, तो इनका जो बड़ा बेटा था वो उस समय में अल्फाबेट लिखना पढ़ना इस तरीके से सीख रहा था, बोलना इस तरीके से सीख रहा था। आई हैड वन ऑफ देम एज वेल, तो जिसमें भी वो लिख करके या पढ़ करके अल्फाबेट सीख रहा था, तो वो किताब भी या वो पढ़ना भी रहा होगा, तो उनके पास था उस समय में। At times, I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. तो जो भी इनको याद था, ठीक है, तो जो भी इन्होंने अभी तक पढ़ाई लिखाई से जो भी जानकारी इकट्ठा की थी, सेटेड जो भी इन्होंने जाना था, तो उन सबको मैच कर करके ये उस पेज में से पढ़ रही थी। I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days.
और वो फिर दिन भर में जो सुना भी करती थी, तो उनको भी उन शब्द में, उन किताबों में, उन पन्नों में खोजा करती थी जो वो सुना करती थी अपने दिन भर में। With tremendous care and effort and over a long period of time, I learned how to read. ठीक है, तो बहुत कड़ी मशक्कत के और मेहनत के बाद और बहुत समय के बाद उन्होंने फाइनली रीड करना सीख लिया था। ओके, और बच्चों यहाँ पे भी क्या, रीड, और आगे चल करके उन्होंने राइट भी सीखा, तभी उन्होंने फिर अपना ऑटोबायोग्राफी भी लिख पाई। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट, राष्ट्र सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत। लेकिन अल्फाबेट जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया, उनको चैतन्य भागवत पढ़ना आ गया। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women lives in those days. और अपने ही राइटिंग में उन्होंने जब अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो उस समय के औरतों को भी एक दूसरी औरतों के बारे में पढ़ने का भी मौका दिया। राष्ट्र सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल्स। ओके, तो उन्होंने अपने हर दिन के अनुभव को उन्होंने लिखना शुरू किया, और अच्छे से बारीकी के साथ डिटेल्स में। जैसे तुम लोग आज के समय में व्लॉग्स देखते होगे, जैसे कितने सारे आ गए हैं, तो उसी तरीके से वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में, मनुस्क्रिप्ट मतलब ऑटोबायोग्राफी, हाथ से लिखा हुआ। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट। कभी कभार ऐसा भी दिन हुआ करता था जब उनको आराम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, और इतना भी समय नहीं रहा कि बैठ करके वो खा सके। So this is how her life was during her learning period. So learning to read and write led some women to question the situation of women in society. तो औरतें अगर सीखना, पढ़ना और लिखना अगर सीख लेती हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठने लग जाता है सोसाइटी में। They wrote stories, letters and autobiographies describing their own experiences of inequality. तो औरतों के द्वारा अभी तक बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, लेटर्स, पत्र लिखे जा चुके हैं, ऑटोबायोग्राफीज यानी आत्मकथा भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें उन्होंने अपनी इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उन सबको शेयर किया है। इन देयर राइटिंग्स दे आल्सो इमेजिन्ड न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। और अपने राइटिंग में उन्होंने नए तरीके से जिंदगी जीने के बारे में भी लिखा है, और दोनों के साथ सपोर्टिव, यानी मेन और वुमेन के साथ जो है वो जिंदगी में बेहतर भी रह सके, तो उस तरीके की चीजें भी लिखी हैं। ओके, तो ये एक हम लोगों ने स्टोरी जाना राष्ट्र सुंदरी देवी के बारे में। और एक और स्टोरी है यहाँ पे, रुकैया साखवत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लैंड लेडी। सो लेट्स रीड इट। रुकैया साखवत हुसैन 1882 1932 was born into a rich family who owned a lot of land. तो इनका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था, जिनके पास बहुत सारा जमीन था। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, तो उस समय में इनको उर्दू लिखना और पढ़ना आता था। शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, तो इनको और रोक दिया गया था। शायद ये बांग्ला और इंग्लिश सीखना चाह रही होंगी, तो इसीलिए सिर्फ इन्हीं दो विषय का जिक्र है यहाँ पे। तो इनको बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया था। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज। तो इंग्लिश उस समय में ऐसा भाषा माना जा रहा था कि वुमेन को जो है और लड़कियों को जो है वो न्यू आइडियाज से एक्सपोज करेगा, उनको अवगत कराएगा। विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, जो लोगों को ऐसा लगता था कि उनके लिए सही नहीं है। Therefore, it was mostly boys who were taught English, तो इसलिए लड़कों को ज्यादा सिखाया जाता था। Rukia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and an elder sister. तो रुकिया ने अपने बड़े भाई और बड़े बहन की मदद से इंग्लिश और बांग्ला पढ़ना और लिखना सीखा। She went on to become a writer, आगे चलकर वो एक लेखक बनी। She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905 to practice her English skills when she was merely 25 years old. तो अपने इंग्लिश स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए ही सिर्फ उन्होंने एक उपन्यास लिखा, रिमार्केबल स्टोरी, कहानी लिखी, जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम। दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेस अ प्लेस कॉल्ड लैंड लेडी। तो ये कहानी जो एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसमें सुल्ताना नाम की एक लड़की है, एक औरत है, वुमन, जो कि रीच एक जगह पे पहुंच रही है, प्लेस कॉल्ड लैंड लेडी। तो उस जगह का नाम है लैंड लेडी, सॉरी लेडी लैंड, लैंड लेडी नहीं, लेडी लैंड। Okay, about Ladyland. So it is her dream about Ladyland, not land lady. Ladyland is a place where women had the freedom to study. Ladyland वो जगह है जहाँ पे औरतों को पढ़ने का अधिकार है, freedom to study, उनको आजादी है, वर्क, काम करने की आजादी है, and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. ओके बच्चों, तो ये देखो इनका इमेजिनेशन जो है 1995 का है। तो इस लेडी लैंड में उन्होंने ऐसे जगह इमेजिन किया जहाँ पे औरतों को भी अधिकार है पढ़ने का भी, और काम करने का भी, और इन्वेंशन करने का भी, जैसे बारिश को कंट्रोल करना, बादल में से उड़ती हुई कार बनाना। इन दिस लेडी लैंड द मेन हैड बीन सेंट इनटू सेक्लूजन, और इस लेडी लैंड में और मर्दों को जो है वो उनको सेक्लूड कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। Their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women. तो वो जो
मर्दों का जो हथियार बनाया गया है, गन हो गए, टैंक हो गए और मिसाइल्स हो गए, इस तरह की चीजें जो बनाई गई हैं, तो ये औरतों के दिमाग से हार चुका है इस लेडी लैंड में. As Sultana travels in Ladyland with sister Sarah, she awakes to realize that she was only dreaming. तो सुल्ताना जैसी अपने सारा सिस्टर के साथ जो ट्रैवल करके आती है, तो उसको पता चलता है कि वो बस सपना देख रही थी. As you can see, Rukia Sakfat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. ओके बच्चों, तो ये तुम लोगों ने देखा यहाँ पे कैसे उस समय में वो उड़ने वाली कार के बारे में सोच रही हैं, जब लड़कियों को और औरतों को स्कूल के या पढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं जाता था. दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रुकियाज ओन लाइफ. तो ये वो तरीका था कि रुकिया का जीवन बदला. रुकिया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ. तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के कभी रुकी नहीं वो. हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर, टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स. तो इनके इस सपने ने, इनकी शिक्षा ने इनको शक्ति भी दी और इनको अपना सपना भी पूरा करने का मौका दिया कि दूसरी लड़कियां भी जो स्कूल जा सके और वो भी अपने सपने को पूरा कर सके. इन 1910 शी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता. 1910 में तो अमीर परिवार से तो आती ही थी, तो उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया कलकत्ता में. एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग. और ये स्कूल जो है अभी भी चल रहा है. सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट रोकिया शेखावत हुसैन एंड अ ड्रीम अबाउट लेडी लैंड. ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, लेडी लैंड, इट इज नॉट लैंड लेडी. मुझसे गलती से लैंड लेडी निकल गया था स्टार्टिंग में. ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक से पहले यहाँ कॉर्नर में कुछ है. अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रोकिया हुसैन who were not allowed to learn to read and write. ओके, तो राज सुंदरी देवी और रुकिया हुसैन की तरह जिनको भी पहले भी पढ़ना और लिखना अलाउ नहीं था, जो जिन्होंने सीखा बाद में. लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे. तो आज के समय में बहुत सारी लड़कियां हैं जो वो स्कूल जा रही हैं और ये सब जान रहे हैं आज के समय में. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reasons of poverty, inadequate schooling facilities and discrimination. तो इसके बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती हैं गरीबी के कारण, या फिर स्कूलिंग में उस तरीके का फैसिलिटी नहीं है उसके कारण, या फिर भेदभाव का सामना करने के कारण. Providing equal schooling facilities to children from all communities and class backgrounds and particularly girls continues to be a challenge in India. तो अब सबको जो है शिक्षा का अधिकार के तहत, खास करके लड़कियों को भी है, तो ये सब चीज का मौका मिले, तो ये अभी भी चैलेंज बना हुआ है. भारत देश के ही कई क्षेत्रों में अभी भी ये चैलेंज बना हुआ है. Alright, the topic which we are going to read now is schooling and education today. ठीक है, आज के समय में स्कूल कैसा है और शिक्षा व्यवस्था कैसा है, स्कूलिंग और एजुकेशन कैसा है. टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स. तो आज के समय में लड़के और लड़कियां हर जो है अधिक से अधिक जो है वो स्कूल जा रहे हैं. Yet, as we will see, हम लोग देखेंगे, there still remain differences between the education of boys and girls. लेकिन उतनी स्कूल जाने के बावजूद भी तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अंतर हैं अभी भी बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में. इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 years. भारत देश में सेंसस यानी जनगणना होता है हर 10 साल पे, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कि पूरे देश की आबादी को गिनना होता है, ठीक है, कितनी जनसंख्या है. इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया. और ये जो है अपने देश में रह रहे लोगों के बारे में जानकारी को भी इकट्ठा करता है, जैसे उनका एज, स्कूलिंग, पढ़ाई कहाँ से हुई इनकी, व्हाट वर्क दे डू, वो काम क्या करते हैं, एंड सो ऑन, और इस तरीके के आगे की जानकारी. वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मेनी थिंग्स. हम लोग ये जानकारी की मदद से बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, जिससे इस जानकारी हम लोग जो लेते हैं, मतलब ये सर्वे के द्वारा जो होता है, सेंसस जो होता है, इसमें पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं. एंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन, और मेन और वुमेन का रेशियो कितना है. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड, ठीक है, 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन 7 years old and above were literate. ओके बच्चों, तो 1961 के एक सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो है 40% जो बॉयज और मेन थे, ठीक है, तो बॉयज और मेन कहने का मतलब कि 7 साल से ऊपर के, जो 7 साल के और उनके ऊपर के जो बॉयज थे, तो उनको मेन भी, तो उस तरीके जो थे वो लिटरेट थे. दैट इज दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स. और इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग कम से कम अपना नाम लिखना जानते थे सिर्फ, ठीक है, ये नहीं कि पूरा फ्लुएंसी होगा जैसे आज के समय में है, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में. आज के समय के बच्चों में तो उस तरह का फ्लुएंसी नहीं था, बस वो नाम लिखना जानते थे 40% के केस में, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन. और वहीं जो लड़कियों और औरतों की तुलना थी, तो वो बस 15% था. और ये तुलना क्या किया जा रहा था, बस 15% ही नाम लिखने भर जानते थे, ठीक है, बस इतना ही. 1960 के समय में, 1961 के समय में.
इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, तो अभी का जो सबसे रिसेंट सेंसस हुआ है 2011 में, आज से 14 साल पहले जो हुआ था, तो उसके उसके अनुसार जो रिपोर्ट है, दिस फिगर्स हैज ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज एंड मेन। ये जो फिगर जो पहले 40% था बॉयज और मेन के लिए जो नाम लिखना जानते थे, तो वो अब के समय में 82% हो चुका है, एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। और वहीं ये रेशियो जो पहले 15% था गर्ल्स और वुमेन के लिए, वो अब 65% हो चुका है। This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. अब तो ये क्या है, 50 साल का गैप है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। 1961 का सेंसस दिया हुआ ऊपर में, और ये 2011 का है, यानी 50 ईयर्स के गैप में जो इतना इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि बहुत सारे पुरुष हैं और महिलाएं जो है वो लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और स्कूल भी भेजते हैं अपने बच्चों को, या फिर बच्चे भी दिलचस्पी दिखाते हैं स्कूल जाने में। बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, ठीक है, तो लेकिन मेल ग्रुप का परसेंटेज जो वो अभी भी हायर है फीमेल ग्रुप की तुलना में। द गैप हैज नॉट गॉन अवे, और ये गैप अभी भरा भी नहीं है। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who have schools from different social groups including scheduled caste and scheduled tribes। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ऑल, यानी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जनरल जितने भी कैटेगरीज हो गए, माइनॉरिटीज, मेजोरिटीज, जो जिस जिस तरह का कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो इनका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो ड्रॉप आउट रेट मतलब कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो वही ऑल यानी SC ST मिला करके और जनरल सब मिला करके, तो बॉयज गर्ल्स एंड टोटल सबका दिया हुआ है, प्राइमरी 1 से लेकर के 5 क्लास के बीच में, अपर 6 से 8 क्लास के बीच में, और सेकेंडरी 9 से 10 क्लास के बीच में, तो कितने बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। दिस सर्वे इज ऑफ 2018। ओके, लेट अस सी, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, जानकारी रहता है टेक्स्ट में, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हैव स्कूल एट द अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है, तो कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको अपर प्राइमरी लेवल में स्कूलिंग पे जा रहे हैं वो, तो टोटल ऑल का टोटल यानी 4.03। एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू यू सी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लिविंग, तो अभी के समय में कितने बच्चे जो वो छोड़ दे रहे हैं, एजुकेशन को छोड़ दे रहे हैं। Why do you think that the percentage of आदिवासी girls and boys leaving school is higher than that of any other group? आदिवासी लड़के और लड़कियां जो है वो लोग स्कूल ज्यादा क्यों छोड़ रहे हैं, और आज के समय में फिर बढ़ गया होगा क्योंकि कंटेंट क्रिएशन सब ज्यादा करने लग गए हैं उस तरीके की चीजों, तो इसलिए वो लोग स्कूल क्यों छोड़ दे रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता था। पहले के समय में कुछ और कारण था, तो आज के समय में बहुत सारा कारण बदला भी होगा। You have probably noticed in the above table that SSC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls। ये तो ये SSC और ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं, खास करके लड़कियां जो हैं, वो लोग स्कूल ज्यादा छोड़ रही हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑल गर्ल्स। दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, ठीक है, SC वाले दलित हो गए, एंड आदिवासी ST वाले जो आदिवासी हो गए, तो इसका मतलब है कि द गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लोग स्कूल में कम रहना चाह रहे हैं या उनको कम रखना चाह रहा है। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SSC and ST girls to complete primary school। और 2000 सेंसस से ये भी पता चला कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो लोग और कम इंटरेस्ट लेती हैं स्कूल में इन कंपैरिजन टू इवन SSC and ST girls। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school। तो जहाँ पे मुस्लिम में लड़कियों को 3 साल कम से कम रखा जाता है, वहीं लड़कियों बाकी के कम्युनिटीज में 4 साल। तो इस तरीके से मुस्लिम कैटेगरीज में जो लड़कियां हैं उनको और शिक्षा से दूर रखने का कोशिश किया जाता है। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल, और बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से आदिवासी और दलित और मुस्लिम लड़कियां जो है वो लोग स्कूल छोड़ देते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे भागों में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, खास करके वो जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है या फिर गरीब वाले क्षेत्र में आता है, पुअर एरिया में आता है, देयर में नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस, ना वहाँ पे ढंग का स्कूल है ना टीचर है जो रेगुलर बेसिस पे भी पढ़ाएं। ओके, हो सकता है कि सप्ताह में 3 दिन जा रहे हो, 4 दिन जा रहे हो। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि उनको वहाँ टीचर, ऐसा नहीं कि सारे सरकारी स्कूल ही खराब है, लेकिन कुछ बहुत है इस तरीके के। इफ अ स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल्स होम्स, अगर कोई स्कूल लोगों के घर के नजदीक ना हो, एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, और अगर कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना हो जैसे वैन हो गया या बस हो गया, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहेंगे अगर घर के आसपास ना हो तो, और अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी ना हो तो।
मेनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। अब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब है कि अपने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, तो इनके कारण बस कुछ ही बच्चे पढ़ लिख पाते हैं उनके परिवार में। बॉयज में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, लड़कों को इस मामले में प्रेफरेंस दिया जाता है, पहले प्राथमिकता दी जाती है कि उनको पढ़ाया जाए। मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो वो भी स्कूल छोड़ देते हैं ताकि उनके साथ भेदभाव होता है स्कूल में, या फिर उनके टीचर के द्वारा या फिर उनके क्लासमेट के द्वारा। तो क्या, अगर बच्चों अगर इस तरीके का भेदभाव होता है तो वो लोग अपने पेरेंट्स को या फिर उसको शेयर जरूर करो, ठीक है, अपने अंदर तक मत रखो। अगर इस डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे फेस करना पड़ता है तुम लोगों को, कहीं पे स्कूल में हो, सोसाइटी में भी हो, तो उसको बस अपने तक नहीं रखना। तो एक लोगो दिया हुआ है यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। सो दिस इज द लोगो गिवन बाय आवर गवर्नमेंट। फ्रॉम द गिवन टेबल कन्वर्ट द फिगर्स ऑफ प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन हु लीव स्कूल इनटू अ बार डायग्राम। तो यहाँ पे एक प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन का बच्चों का रेटिंग दिया हुआ है कि जो स्कूल छोड़ दे रहे हैं। 2% have already been covered for you in the bar diagram on the left. ठीक है, तो 2% दिया हुआ है all boys and ST boys. So these are the percentage of the boys who are leaving the school in primary class. Now the topic which we will read now is women's movement। औरतों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उनको इक्वालिटी जो फेस करना पड़ता है उसको दूर करने के लिए। Women and girls now have the right to study and go to school। ये तो औरतों को और लड़कियों को अधिकार है कि उनको पढ़ने का मौका दिया जाए और वो स्कूल भी जाए। देयर आर अदर स्फेयर्स, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं अदर स्फेयर्स, लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ। ठीक है, जैसे कानूनी कार्रवाई, वायलेंस एंड उन पे जो अन्याय होता है, उन पे जो अत्याचार होता है, और हेल्थ और स्वास्थ्य से लेकर के भी। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज इम्प्रूव, तो इन सब मामलों में उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत इंप्रूव हुआ है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, और ये जो बदलाव आया है ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, बच्चों की बटन दबा दिया गया और लोग को पढ़ाई का परमिशन मिल गया, नहीं। ठीक है, ये कहानी सुनते आ रहे हो, जो ऊपर में एग्जांपल दिया हुआ है, देख ही रहे हो कि 1800 तक का जिक्र किया हुआ है, आज से 225 साल पहले तक की घटनाओं को मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा जो चेंज आया, बदलाव आया, ये ऑटोमेटिकली नहीं आया है। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। औरतों ने कईयों ने अकेले भी और कईयों ने बहुतों के साथ मिल करके ये सब बदलाव लाए हैं। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट, और इस संघर्ष को ही कहा जाता है औरतों का आंदोलन। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल वुमेन यानी एक मिलकर के, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी अगर वुमेन है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी है, तो वो इस मूवमेंट का हिस्सा बनी। मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल, के ऐसे पुरुष भी हैं जो वुमेन्स मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। तो विविधताएं कि अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं आकर के अपनी बात को रख रही हैं कि पढ़ सके लिख सकें। पैशन, उस पर जोश जज्बा और एफर्ट, और वो लोग जो अपना ताकत भी लगा रही हैं कि इस मूवमेंट को सक्सेस किया जा सके। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, जानकारी फैलाने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए गए। फाइट डिस्क्रिमिनेशन, असमानताएं मिटाने के लिए बहुत सारा लड़ाई किया गया। एंड सीक जस्टिस, और न्याय पाने के लिए भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। हेयर आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दिस स्ट्रगल, तो कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं कुछ घटनाओं की। तो कैंपेनिंग, ठीक, कैंपेनिंग, ठीक है, कैंपेनिंग यानी किसी चीज का प्रचार के रिलेटेड। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। वो कैंपेन जिसमें जिनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, या फिर जिन भी उनके साथ मारपीट भी होता है, वायलेंस जैसा घटना भी होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन्स मूवमेंट का। कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, इन कैंपेन्स की मदद से बहुत सारे नए कानून बन सके हैं। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes। नहीं तो वो औरतें जो कि अपने घर के अंदर में जिनको मेंटल और फिजिकल वायलेंस का झेलना पड़ता है, 2006 में उनके लिए नियम बनाया गया है। ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, सम लीगल प्रोटेक्शन, तो इन कानूनों की मदद से उनको लीगल प्रोटेक्शन मिला है। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1977 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions। ओके, तो ये जो वुमेन्स के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, तो इन आंदोलनों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को भी गाइडलाइन बनाना पड़ा 1997 में कि उनको यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, उनको वर्क प्लेस पे और फिर शैक्षणिक संस्थानों में। In 1980s, for example, women's groups across the country spoke out against dowry deaths। देखिए, तो 1980 में अगर एग्जांपल लिया जाए, वुमेन का ग्रुप जो है देश भर में वो बात कर रहा था डाउरी के कारण होने वाली मौतों के कारण। डाउरी मतलब
दहेज के कारण जो मार दिया जाता था औरतों को। केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स, ठीक है, तो उनके घर के परिवार के ही हस्बैंड के परिवार के साइड से उन औरतों को या लड़कियों को मार दिया जाता था, दहेज के प्रताड़ित किया जाता था। ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, ज्यादा दहेज के की लालच में। वुमेन्स ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, ठीक है, तो इन सारे केसेस को जहाँ पे मर्डर कर दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस हल्का फुल्का मार करके छोड़ रहे हैं, वो लोग मर्डर कर दे रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में भी न्याय मिल सके टाइम पे, तो इसके लिए जो आंदोलन जो है उसको और मजबूत किया गया, तो उसमें बहुत सारे वुमेन्स के ग्रुप भी जुड़े। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, उन्होंने ऐसा किया सड़कों पे आकर के जानकारी फैला करके और कोर्ट्स में अपने मतलब न्यायालयों में अपनी अर्जी दायर करके। इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी, तो और ये जो जब औरतें खुद बाहर निकली डाउरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, तो ये न्यूज़पेपर्स में और समाज में एक पब्लिक न्यूज बन चुका था, मतलब पूरा समाज का मुद्दा बन चुका था वो। एंड द डाउरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, और डाउरी के नियम में ये बदलाव लाया गया कि जो परिवार डाउरी के लिए कहेगा तो उस पूरे परिवार को दोषी माना जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। Okay, so here campaigning is being run to give information about the uh, various movement. सत्या रानी एन एक्टिव मेंबर ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, सत्या रानी जो कि वुमेन्स मूवमेंट के एक्टिव मेंबर है, सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स, तो ये सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठी हुई है जो लेडी बैठी हुई है इस फोटो में, जिनका नाम सत्या रानी है। और देख सकते हो बच्चे यहाँ पे इनके पास कितने सारे फाइल का गट्ठर बना हुआ है, ठीक है, सब किताबें की तरह बस काम आ रही है इनकी। During the course of a long legal battle to seek justice for her daughter who was murdered by a डाउरी, तो सत्या रानी इनकी बेटी को डाउरी के कारण में इनकी बेटी को मार दिया गया था, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी पे बैठ करके ये इमेज लिया गया है, तो इनको कितना लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा था अपनी बेटी की मौत के इंसाफ के लिए। Alright, now our next topic is raising awareness. An important part of women's movement work is to raise public awareness on women's right issues. तो एक सबसे ज्यादा बड़ा काम जो है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हिस्सा जो है वो वुमेन्स मूवमेंट का, कि जनता को जागरूक करना। ओके, और ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ महिलाओं को, ठीक है, जनता को जागरूक करना वुमेन्स राइट इश्यूज, महिलाओं के अधिकार के मुद्दों को लेकर के भी। देयर मैसेज हैज बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स, तो इनका जो संदेश है ये इस नुक्कड़ नाटक की मदद से, तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों का नुक्कड़ नाटक, तो उस तरीके से फिर गानों की मदद से या फिर पब्लिक मीटिंग्स की मदद से इन सब चीजों से अपना संदेश पहुंचाया जाता है, इन्होंने पहुंचाया अपनी बातों को। प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग का मतलब विरोध करना, कुछ ऐसा घटना जिसके लिए आवाज उठाना कि वो घटना दोबारा ना घट सके। The women's movement raises its voice when violations against women take place, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वुमेन्स मूवमेंट जो है वो आवाज अपनी उठाती हैं अगर उनके अगेंस्ट जो कोई वायलेशन होता है। When a law or policy acts against their interest, अगर कोई कानून या कोई पॉलिसी योजना जो है उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है। Public rallies and demonstrations are a powerful, very powerful way of drawing attention to injustice. तो पब्लिक रैली हो गया और इस तरीके की धरना जो हो गया, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है इनजस्टिस को, इनजस्टिस की ओर बाकी लोगों का ध्यान खींचने के लिए। शोइंग सॉलिडेटरी, ठीक है, सॉलिडेटरी मतलब कि संतावना जताना कि यू आर फीलिंग ऑल्सो सॉरी फॉर दैट थिंग, और सॉलिडेटरी। The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes, ठीक है, और सिर्फ संतावना जताना नहीं, सॉलिडेरिटी का मतलब कि एकजुटता भी दिखाना, ठीक है, कि हम लोग सब साथ मिल करके रह रहे हैं। The women's movement is also about showing solidarity with other women and causes, कि हम दूसरे औरतों के साथ भी मिल करके ही रह रहे हैं और उनके उनके पीछे अगर कोई परेशानी है तो उसका साथ भी सामना करेंगे। So here you can see all the women are in the solidarity position, एकजुटता से जुटी हुई हैं इस फोटो में। Below, on 8 March, International Women's Day, women all over the world came together to celebrate and renew their struggles. तो ये इमेज क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे का है, जहाँ पे सारी महिलाएं जुटती हैं और अपने स्ट्रगल्स को लेकर के सेलिब्रेट करती हैं। तो their solidarity is being shown here on the 8th March of International Women's Day. Above, women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and Pakistan. तो ये ऊपर में देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वाघा बॉर्डर है, जहाँ पे 14 अगस्त को औरतें जो है कैंडल लेकर के अपना सॉलिडेरिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। ओके, अब एक्सरसाइज, तो इसको क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर पढ़ाई में तुमको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से
या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो था चैप्टर 5 क्लास 7 के सोशल साइंस बुक से, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।